नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज आपको रखे सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस है, अमित शाह का असम दौरा और घुसपैठ पर आर पार का ऐलान, पीएम मोदी की विकसित भारत समीक्षा और मुख्य सचिवों का सम्मेलन, दिल्ली एनसीआर में गंभीर प्रदूषण और शीतलहर का संकट, कुलदीप सेंगर मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, नेपाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण, नई पार्टी का उदय, मैक्सिको में भीषण ट्रेन दुर्घटना, शेयर मार्केट अपडेट, लगातार चौथे दिन गिरावट, निवेशकों के डूबे 2 लाख करोड़, टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स एंड कमोडिटी प्राइसेस, विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई और दिल्ली का जलवा, सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की पहली झलक। आइए रुक करते हैं अपनी पहली हेडलाइन पर, अमित शाह का असम दौरा और घुसपैठ पर आर पार का ऐलान। असम अब आंदोलनों की जगह विकास की भूमि बन गई। दिल्ली में एक समय में असम को प्रॉब्लम खड़े करने वाले स्टेट के रूप में जाना जाता था। मैं कल ही गुजरात के उद्योगपतियों को मिलकर आया हूं। उन्होंने कहा असम अब पूरे पूर्वोत्तर का ग्रोथ इंजन बनकर देश को विकास के रास्ते पर। असम की धरती से अमित शाह का बड़ा ऐलान, पूरे भारत से चुन चुन कर निकालेंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए। 29 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नगांव में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान बट्टा द्रवा थान के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया। 227 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस ऐतिहासिक स्थल पर शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर घुसपैठ के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर छेड़ दिया। शाह ने बताया कि असम की हिमंत बिश्व शर्मा सरकार ने अब तक 1,10,000 बीघा जमीन को घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराया है। उन्होंने आंकड़ों के साथ दावा किया कि पिछली सरकार ने घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मोदी सरकार डिजिटल सर्विलांस और बॉर्डर फेंसिंग के जरिए घुसपैठ को शून्य पर ले जाएगी। शाह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीमावर्ती राज्यों में चुनाव नजदीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय एक नेशनल डेटाबेस तैयार कर रहा है, जिससे संदिग्ध नागरिकों की पहचान पूरे देश में की जाएगी। विपक्षी दलों ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है, लेकिन बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मान रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने भी शिरकत की और बट्टा द्रवा थान को असम की सांस्कृतिक आत्मा बताया। इस दौरे से असम में बीजेपी के आधार को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर, पीएम मोदी की विकसित भारत समीक्षा और मुख्य सचिवों का सम्मेलन। 2030 तक तीसरी बड़ी इकॉनमी, पीएम मोदी ने मुख्य सचिवों को दिया टारगेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाइक क्रांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में समापन सत्र को संबोधित किया। 3 दिनों तक चले इस मंथन में पीएम ने 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ने का रोड मैप पेश किया। आज जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पीएम ने लक्ष्य दिया कि अगले 3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ना है। पीएम ने सरकारी कामकाज में एआई के एकीकरण और भ्रष्टाचार मुक्त डिलीवरी सिस्टम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचनी चाहिए। सम्मेलन में राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए गए कि वे अपने राज्यों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सुधार करें। बैठक में निर्यात बढ़ाने के लिए हाल ही में न्यूजीलैंड और यूके के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों FTA के लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचाने की चर्चा हुई। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। दिल्ली एनसीआर में गंभीर प्रदूषण और शीतलहर का संकट। दिल्ली बेहाल, AQI 400 के पार, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने रोकी रफ्तार, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट। 29 दिसंबर की सुबह दिल्ली एनसीआर के लिए मुश्किलों भरी रही। वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI 403 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके साथ ही भीषण शीतलहर ने राजधानी को अपनी चपेट में ले लिया है। घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता 0 तक पहुंच गई, जिससे 15 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा और 100 से अधिक ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 3 से 6 घंटे देरी से चल रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। नोएडा और गुरुग्राम में भी समान आदेश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रैब 4 के तहत निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर।
कुलदीप सेंगर मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और ये साफ कर दिया कि भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो नाबालिग बेटी के बलात्कार का, हत्या के, उनके परिवार के लोगों की हत्या का दोषी था, उसे अब बाहर नहीं आने दिया जाएगा, वो जेल में रहेगा। ये बिल्कुल पीड़िता के परिवार की और उसके साथ खड़े हुए हर एक आवाज की ये जीत है और ये जोरदार तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जिन्होंने हाई कोर्ट में इस लड़ाई को कमजोरी से लड़ा। पीड़िता को न्याय नहीं, दोषी को बचाने के लिए रास्ते निकाल दिए थे और उनको लगा था इस फैसले को पीड़िता, उसका परिवार और हम सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमने वो स्वीकार नहीं किया और लगातार इस लड़ाई को लड़े और आज सुप्रीम कोर्ट पर जो नजर थी उसमें पीड़िता की, कहूंगी इसके परिवार की और आवाजों की एक जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलटा। न्यायपालिका से बड़ी खबर 29 दिसंबर को आई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी और पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने हाल ही में अंतरिम राहत देते हुए निलंबित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में राहत देते समय सुरक्षा और न्याय की गरिमा का ध्यान रखना जरूरी है। कांग्रेस और एनएसयूआई ने इस फैसले का स्वागत किया है। वरुण चौधरी ने इसे बेटियों की जीत बताया। यह मामला राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गरमाया हुआ है, क्योंकि इसमें सत्ता और न्याय के बीच की लड़ाई देखी जा रही है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। नेपाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण, नई पार्टी का उदय। नेपाल की राजनीति में भूचाल, मेयर बालेन शाह ने ज्वाइन की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, बदल जाएगा हिमालयी देश का सियासी नक्शा। काठमांडू के लोकप्रिय मेयर बालेंद्र शाह बालेन ने 29 दिसंबर को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए रवि लामिछाने के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी का हाथ थाम लिया। बालेन शाह की युवाओं में 80% से अधिक लोकप्रियता मानी जाती है। इसके साथ ही नेपाल की दो बड़ी पार्टियों उपेंद्र यादव की जेएसपी और महेंद्र ठाकुर की एलएसपी ने फिर से एक होने का ऐलान किया है। नेपाल में आगामी संसदीय चुनाव से पहले यह ध्रुवीकरण भारत और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मेयर बालेन का एंटी एस्टेब्लिशमेंट चेहरा अब राष्ट्रीय राजनीति में पुरानी पार्टियों एनसी और सीपीएन यूएमएल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। मैक्सिको में भीषण ट्रेन दुर्घटना। मैक्सिको में हाहाकार, यात्री ट्रेन पटरी से उतरी, 13 की मौत, 98 घायल, नौसेना ने संभाला मोर्चा। मैक्सिको के दक्षिण राज्य ओसाका में एक बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया है, जहां इंटर ओशनिक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन तेज रफ्तार में एक मोड़ से गुजर रही थी, जिसके बाद कई डिब्बे पलट गए और कुछ ढलान में गिर गए। इस दुर्घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 98 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। ट्रेन में लगभग 250 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। स्थानीय प्रशासन के साथ मैक्सिको की नौसेना ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और राहत बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। नौसेना के जवानों ने घायलों को बाहर निकालने, प्राथमिक उपचार देने और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इस हादसे पर मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और घायलों को हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। शेयर मार्केट अपडेट। लगातार चौथे दिन गिरावट, निवेशकों के डूबे 2 लाख करोड़। मार्केट में कोहराम, निफ्टी 26,000 के नीचे फिसला। अदानी पोर्ट्स और ट्रेंड्स बने सबसे बड़े लूजर। 29 दिसंबर 2025 को सप्ताह के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 85,200 के स्तर पर और निफ्टी 100 अंक गिरकर 25,942 पर बंद हुआ। आईटी, फार्मा और रियल्टी सेक्टर में भारी बिकवाली देखी गई। अदानी पोर्ट्स और ट्रेंड के शेयरों में 3 से 4% की गिरावट रही। हालांकि टाटा स्टील और एशियन पेंट्स जैसे शेयरों में मामूली खरीदारी दिखी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, एफपीआई की लगातार निकासी और वैश्विक तनाव ने सेंटीमेंट बिगाड़ दिया है। आज के टॉप 5 गेनर्स रहे मिश्रा धातु, एमएमटीसी, जय बालाजी,
HEG, नजारा टेक्नोलॉजीज। और आज के टॉप 5 लूजर्स रहे KNR कंस्ट्रक्शंस, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, इंडियन रेलवे, रेल विकास निगम, राजेश एक्सपोर्ट्स। अब बात करते हैं आज के कमोडिटी मार्केट अपडेट की। सोने की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड करीब 2.7% टूटकर 1,36,095 रुपए के स्तर पर आ गया है। वहीं चांदी में भी तेज दबाव दिखा और यह 4.62% गिरकर 2,28,701 रुपए पर कारोबार कर रही है। ऊर्जा सेक्टर की बात करें तो कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल मजबूती के साथ 1.39% चढ़कर 5,254 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि नेचुरल गैस में हल्की तेजी दिखी और यह 0.48% बढ़कर 354 रुपए पर है। बेस मेटल्स में मिला जुला रुख रहा। कॉपर करीब 3.81%, जिंक 2.51% की गिरावट में रहे, जबकि लेड मामूली बढ़त के साथ 0.03% ऊपर बंद हुआ। कुल मिलाकर आज कमोडिटी बाजार में कीमती धातुओं पर दबाव और एनर्जी सेक्टर में मजबूती देखने को मिली। अगर आप ऐसे ही रोजाना मार्केट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई और दिल्ली का जलवा। विजय हजारे ट्रॉफी विराट और ऋषभ के बिना भी दिल्ली ने सौराष्ट्र को चटाई धूल। मुंबई की जीत की हैट्रिक। घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में 29 दिसंबर को कई रोमांचक मुकाबले हुए। दिल्ली ने सौराष्ट्र को 3 विकेट से हरा दिया, जबकि मुंबई ने छत्तीसगढ़ को 9 विकेट से मात दी। मुंबई के लिए पृथ्वी शॉ ने शानदार अर्धशतक लगाया, जिससे छत्तीसगढ़ के 142 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया गया। वहीं बिहार के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने मेघालय के खिलाफ शानदार क्षेत्र रक्षण कर सुर्खियां बटोरी। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की पहली झलक। सैमसंग S26 अल्ट्रा के फीचर्स लीक। 300 MP कैमरा और 200 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ जनवरी में एंट्री। सैमसंग ने 29 दिसंबर को अपने आगामी फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के कुछ फीचर्स की पुष्टि की। फोन में 300 मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर होगा, जो लो लाइट फोटोग्राफी में क्रांति लाएगा। साथ ही इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। भारत में इसकी संभावित कीमत 1,45,000 रुपए से शुरू होगी। जनवरी 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।